हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन जीवन एजुकेशन। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका जीवन एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और हम डिस्कस कर रहे हैं MPCHO, CRPF, ESIC, NORCET को टारगेट करते हुए कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के रिगार्डिंग जो कि आपके एग्ज़ाम में कंटिन्यूसली रिपीटेडली आते रहते हैं। MCQs और क्वेश्चंस और जो टॉपिक हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग, और उसको लेकर हम डिस्कस कर रहे थे और अभी तक हमने डिस्कस कर लिए इसके 22 सेशन। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका 23rd सेशन, यानी 23वें नंबर का सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। और इस जो सेशन को अपन स्टार्ट कर रहे हैं, इस सेशन को अपन कंटिन्यू करते हैं। यानी लास्ट सेशन में अपन ने डिस्कस किया था वैक्सीनेशन यानी वैक्सीन के रिगार्डिंग, और वैक्सीन के रिगार्डिंग कुछ वैक्सीन्स हमने लास्ट सेशन के अंदर डिस्कस किया था, जिसमें से हमने टिटनस टॉक्सोइड यानी प्रेगनेंसी के अंदर प्रेग्नेंट लेडी के अंदर जो टिटनस टॉक्सोइड लगाए जाते हैं वो उसकी 2 डोज लगाई जाती हैं, वो अपन ने डिस्कस किया था लास्ट सेशन के अंदर। उसके अलावा इन्फेंट के रिगार्डिंग अपन ने डिस्कस किया था, तो BCG वैक्सीन हमने डिस्कस कर लिया है। और हेपेटाइटिस B डिस्कस किया था, और OPV यानी ओरल पोलियो वैक्सीन हमने लास्ट सेशन के अंदर डिस्कस किया था। और उम्मीद है आप सबने देखे होंगे, और जिसने नहीं देखे हैं वो नीचे से आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लास्ट सेशन को ज़रूर देखें, क्योंकि ये सारे जो सेशन अपन डिस्कस कर रहे हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेशन में है। लास्ट सेशन आपको देखा नहीं है, लास्ट सेशन आपको अच्छी तरीके से समझ नहीं आएगा, तो नेक्स्ट सेशन में भी आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, इसीलिए कंटिन्यूसली इन सेशंस को आप देखते रहे। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 23 नंबर सेशन यानी 23वें नंबर का सेशन। और इस सेशन में रिमेनिंग जो वैक्सीन्स बची हुई है उनके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। फटाफट से सेशन को, वीडियो को, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि सभी कैंडिडेट, सभी लोग जुड़ सके और आज के सेशंस के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट वैक्सीन्स के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं उनका फ़ायदा ले सके, उनका बेनिफिट्स वो ले सके। तो स्टार्ट करते हैं, फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए। और साथ ही चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आगे भी जो लेटेस्ट क्लासेज है या लाइव क्लासेस है उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप उनको देख पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और लास्ट सेशन के अंदर अपने डिस्कस किया था UIP दैट इज़ यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम क्या है, और साथ ही EPI यानी एक्सपेंडेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन क्या है, कब ये स्टार्टेड हुआ था, सारी जानकारी अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर देखी थी। जिसने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप उसको ईजिली देख पाएंगे। और आज के सेशन को अपन स्टार्ट करते हैं। और सेशन के अंदर अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वैक्सीन्स के बारे में। इन्फेंट के रिगार्डिंग हमने BCG वैक्सीन्स के बारे में डिस्कस किया था। BCG वैक्सीन्स के रूट, उसका डोज, उसकी साइट, कौन से नंबर सीरीज यूज़ करते हैं, सारा कुछ अपन ने डिस्कस किया था। उसके बाद हेपेटाइटिस B वैक्सीन्स के बारे में डिस्कस किया था, इसके रिगार्डिंग भी डोज, रूट, साइट अपन ने डिस्कस किया था। उसके बाद OPV ओरल पोलियो वैक्सीन्स के बारे में डिस्कस किया था। देन इसका रूट, डोज, इसका टेम्परेचर, स्टोरेज टेम्परेचर, सारा कुछ अपन ने डिस्कस किया था। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं रोटा वायरस वैक्सीन के बारे में, यानी नेक्स्ट वैक्सीन है अपनी रोटा वायरस वैक्सीन। और रोटा वायरस वैक्सीन है किस किस फॉर्म में अवेलेबल हैं, कब ये नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर इंक्लूड की, और साथ ही इसके डोज क्या क्या है, इसका पर्पज़ क्या है देने का, वैक्सीनेशन करने का इसका पर्पज़ क्या है, सारा अपन देखने वाले हैं। जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है वो डायरेक्टली हम पॉइंट वाइज अपन इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। तो फर्स्ट वन इसके अंदर जो क्वेश्चंस आता है, रोटा वायरस है जिसका पर्पज क्या है, यानी किस लिए दिया जाता है, दैट इज़ योर आंसर इज डायरिया के प्रिवेंशन के लिए दिया जाता है। यानी वैक्सीन जो रोटा वायरस दिया जाता है, दैट जो दिया जाता है इसका मेन पर्पज क्या है, तो इसका मेन पर्पज है डायरिया के अगेंस्ट प्रिवेंशन के लिए दिया जाता है, यानी फॉर डायरियल पर्पज के लिए ये दिया जाता है। और ये लिक्विड फॉर्म के अंदर भी अवेलेबल है और ड्राइड फॉर्म के लिए भी, दोनों के अंदर ये अवेलेबल है। मोस्टली लिक्विड फॉर्म में यूज़ करते हैं, लिक्विड फॉर्म में है। और साथ ही जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसके अंदर ये 2016 यानी 2016 के अंदर ये ऐड किया था। याद रहे क्वेश्चंस आपके लिए एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं कि जो रोटा वायरस वैक्सीन है वो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर कब इंक्लूड किया था, दैट इज़ योर आंसर 2016 यानी 2016 में इसको ऐड किया था। याद रहे दोनों तीनों पॉइंट्स आपके लिए
याद रखने योग्य है, याद रखने के लिए हैं, ठीक है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। आगे अपन बात करते हैं इसकी डोज के बारे में। तो आगे आपको तीनों पॉइंट जो नीचे डोज के रिगार्डिंग लिखा हुआ है वो आपको याद रखना है। इसकी डोज है कब दी जाती है, ठीक है, कब दी जाती है, कितने टाइम ड्यूरेशन पर इसकी डोज होती है, कितनी डोज इसकी देते हैं, तो आपको याद रखना है। इसकी 3 डोज दी जाती हैं। रोटा वायरस वैक्सीन की डोज कितनी दी जाती है, दैट 3 डोज इसकी देते हैं। फर्स्ट डोज देते हैं 6 वीक पर, फर्स्ट डोज देते हैं 6 वीक पर, सेकेंड डोज देते हैं 10 वीक पर और थर्ड डोज देते हैं 14 वीक पर। तीनों जो डोज हैं आपको याद रखनी है। फर्स्ट 6 वीक पर, सेकेंड है 10 वीक पर और थर्ड है 14 वीक पर। तीनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है आप सबको पता है। मैंने कहा है प्रीवियस जो लास्ट वीडियो लेक्चर अपन ने देखे थे, लास्ट लेक्चर के अंदर भी मैंने आपसे कहा था कि कोई 2 सेम ड्रग आप दे रहे हो, कोई 2 सेम वैक्सीन आप दे रहे हो, तो उनके बीच का जो इंटरवल है वो एटलीस्ट 4 वीक होना ही चाहिए, ठीक है। यानी उनके अंदर जो अपन डिफरेंस रखते हैं, इंटरवल रखते हैं, वो कम से कम आपके पास कितना वीक होना चाहिए, 4 वीक होना चाहिए। और आपके सामने देख सकते हैं पहला डोज है जो कि 6 वीक पर दिया, सेकंड डोज है जो कि 10 वीक पर दिया और थर्ड डोज है जो कि 14 वीक पर दिया। और इसको आप मंथ के अंदर देखें तो मंथ के अंदर आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मंथ के अंदर आप देख सकते हैं 1.5 मंथ, 2.5 मंथ, 3.5 मंथ, ठीक है। यानी 1.5 महीना, 2 महीना, 1.5 महीना, 2.5 महीना और 3.5 महीने के अंदर ये देते हैं। यानी 3 डोज हैं जो कि रोटा वायरस वैक्सीन की दी जाती हैं, डायरियल पर्पज़ के लिए ये दी जाती हैं। उसके बाद जो मैंने नेक्स्ट पॉइंट बताया आपको कि 2 डोज के बीच में डिफरेंस कितना होना चाहिए, दैट इज योर आंसर इज 4 वीक डिफरेंस होना चाहिए। केवल रोटा वायरस की बात नहीं, जितने भी वैक्सीन्स दिए जाते हैं, यदि सेम वैक्सीन्स आप दे रहे हो तो उनके बीच में जो इंटरवल होता है, उनके बीच का जो अंतराल होता है, गैप होता है, दैट इज 4 वीक गैप। कितना वीक गैप होना चाहिए, 4 वीक गैप, या फिर अपन कह सकते हैं 1 मंथ का गैप उन दोनों के बीच में होना चाहिए। यानी 2 डोज आप दे रहे हो तो उनके बीच में गैप होना ही चाहिए, कितना, 4 वीक या 1 मंथ गैप होना ही चाहिए। याद रहे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, और आगे जो अपन बात करने वाले हैं वो क्वेश्चंस भी काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, तो वो क्वेश्चंस भी आपको याद रखना है। क्या क्वेश्चन है इसके डोज के रिगार्डिंग, रूट और डोज के रिगार्डिंग MPCHO के अंदर क्वेश्चंस पूछा हुआ है, बार बार रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछा हुआ है। याद रहे, जो रोटा वायरस वैक्सीन है उसका जो डोज है वो होता है 5 ड्रॉप्स, और ड्रॉप्स दे रहे हैं, दैट इज इसका रूट होता है ओरली। काफ़ी जगह ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। ESIC के अंदर भी ये क्वेश्चंस आया था, और स्टाफ नर्स जो वैकेंसीज हुई थी लास्ट ईयर, पहले कुछ टाइम पहले इसकी वैकेंसीज थी, तो उसके अंदर भी ये क्वेश्चन एज इट इज ऐसा पूछा था कि जो रोटा वायरस वैक्सीन दी जाती है, एडमिनिस्टर की जाती है, वैक्सीनेशन किया जाता है, उसका रूट क्या होता है, उसका डोज क्या होता है। तो दोनों क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चंस आप याद रखें, स्टार मार्क बना लीजिएगा, दोनों क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फर्स्ट वन क्वेश्चंस क्या पूछा जाता है कि इसकी ड्रॉप कितनी, यानी इसका डोज कितना होता है। तो जैसे पोलियो वैक्सीन का 2 ड्रॉप्स है, वैसे ही इसका कितना ड्रॉप्स है, 5 ड्रॉप्स है। याद रखें, पोलियो वैक्सीन के अंदर तो केवल 2 ड्रॉप्स दी जाती है, लेकिन रोटा वायरस के कितने ड्रॉप्स दी जाती हैं, 5 ड्रॉप दी जाती हैं। याद रहे, इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा रूट है, अब ड्रॉप में दे रहे हैं तो किस रूट से देंगे, ओरल रूट से देंगे, तो दोनों आप याद रखें। पोलियो को भी, पोलियो वायरस जो OPV होता है, ओरल पोलियो वैक्सीन जो होती हैं उसको भी ओरली देते हैं, बट 2 ड्रॉप्स देते हैं, लेकिन रोटा वायरस को भी ओरली देते हैं, लेकिन कौन से डोज देते हैं, 5 ड्रॉप्स देते हैं। दोनों के बीच में डिफरेंस इतना ही याद रखें, पोलियो वैक्सीन को केवल 2 ड्रॉप देते हैं, और रोटा वायरस के जो वैक्सीन हैं उसके कितने ड्रॉप देते हैं, 5 ड्रॉप देते हैं। ये आपको याद रखना है। उसके बाद आगे अपन नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो लाइन लिखी हुई है, दैट इज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर जो एज लिमिट होती है वो कितनी होती हैं। तो आपका आंसर होगा 1 ईयर, यानी 1 साल तक रोटा वायरस वैक्सीन दिया जाता है, उसके बाद रोटा वायरस वैक्सीन नहीं देते हैं। दोनों क्वेश्चन जो इसके रिगार्डिंग अपने 4-5 क्वेश्चन पढ़े, वो 4-5 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं कि इसका डोज कितना कितना होता है और कब कब इसको दी जाती है वो आपको पता होना चाहिए। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर ये कब इंक्लूड किया, तो आपका आंसर होगा 2016 के अंदर, यानी 2016 के अंदर। डायरियल पर्पज के लिए इसको दिया जाता है। 3 डोज इसकी हैं, फर्स्ट डोज देते हैं 6 वीक पर, सेकंड डोज देते हैं 10 वीक पर, और थर्ड डोज देते हैं 14 वीक पर।
उसके बाद 2 डोज अपन देते हैं, उसके बीच में एटलीस्ट कितना गैप होना चाहिए वो भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। याद रहे 4 वीक का एटलीस्ट गैप होना चाहिए या 1 मंथ का गैप उनके बीच में होना चाहिए। उसके बाद इसका डोज आपसे पूछा हुआ है कि 5 ड्रॉप्स इसका डोज है। याद रखें 5 ड्रॉप्स दी जाती हैं। रूट पूछा जा सकता है तो ओरल रूट है, और इसका मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो भी पूछा जा सकता है। दैट इज योर आंसर इज 1 ईयर, यानी 1 साल तक, 1 वर्ष तक, 1 ईयर तक इसका वैक्सीन दे सकते हैं, लेकिन 1 ईयर के बाद इसका वैक्सीन नहीं दिया जाता है। और यहाँ तक आपको याद रखना है, ये बात की अपन ने रोटा वायरस वैक्सीन के रिगार्डिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रहे। आगे चलते अपन नेक्स्ट वैक्सीन के बारे में पढ़ते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहे ताकि सभी फ्रेंड्स कंटिन्यू आगे जुड़ते रहे क्लास सेशन के अंदर, जिससे सभी को इसके रिगार्डिंग बेनिफिट हो सके। चलिए अपन बात करते हैं नेक्स्ट वैक्सीन की, और नेक्स्ट वैक्सीन है आपके सामने पोलियो वैक्सीन। लेकिन पोलियो वैक्सीन कौन सी? किल्ड पोलियो वैक्सीन। अभी हमने बात की लास्ट सेशन के अंदर डिस्कस किया था ओपीवी के बारे में। किसके बारे में? ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन के बारे में। अभी अपन डिस्कस करेंगे आईपीवी, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन है? इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, और जिसको क्या कहते हैं? साक वैक्सीन कहते हैं। और ओपीवी को क्या बोलते थे? सेबीन वैक्सीन। ठीक है, ओपीवी को सेबीन वैक्सीन बोलते हैं और आईपीवी को शाक वैक्सीन बोलते हैं। याद रहे ये बात। आईपीवी है जो कि किल्ड वैक्सीन है, बट ओपीवी है जो कि लाइव वैक्सीन है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी आपसे पूछा हुआ है, यानी कि इनके बीच में आपको डिफरेंस याद रखना है। एग्जाम में पूछा जा सकता है, एग्जाम में इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से आता है। मैंने लास्ट सेशन के अंदर आपको बताया था कि ऑप्शन आपको दिए होंगे और कहा जाएगा कि इनमें से जो नीचे फॉलोइंग ऑप्शन आपके सामने, उनमें से कौन सा लाइव वैक्सीन है और कौन सा किल्ड वैक्सीन है। कैसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उसमें 3 ऑप्शन आपको लाइव वैक्सीन के दे दिए जाएंगे और वही एक ऑप्शन आपको किल्ड वैक्सीन का दे दिया जाएगा, तो एक्सेप्शन आपसे पूछ लिया जाएगा। या 3 ऑप्शन आपको लाइव वैक्सीन के दिए और क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इनमें से किल्ड वैक्सीन कौन सा है, तो वो आपको समझ में आना चाहिए। लास्ट सेशन अपन ने डिस्कस किए हुए हैं लाइव वैक्सीन और किल्ड वैक्सीन के रिगार्डिंग। नहीं देखे तो जरूर देखें उनको, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के रिगार्डिंग और बहुत ही हेल्प करेंगे। अगर ये लेक्चर जो कंटिन्यूसली अपन कर रहे हैं वो देख लिए ना, तो कोई सा भी एग्जाम से यदि इम्यूनाइजेशन के रिगार्डिंग या अदर टॉपिक्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा, लेकिन कंसंट्रेशन के साथ उनको आपको देखना होगा। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। आईपीवी जो कि क्या है? इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन है, जो कि साक वैक्सीन है और जो कि किल्ड वैक्सीन है। तीनों पॉइंट आपको याद रखना चाहिए, याद रखना होगा। फुल फॉर्म आपको याद रखनी होगी। किस टाइप का वैक्सीन है ये? तो साक वैक्सीन है। और किस टाइप का है? तो किल्ड वैक्सीन है। तीनों पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद इसको नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर कब इंक्लूड किया? तो आपका आंसर होगा 2015 में, यानी 2015 के अंदर। 2015 के अंदर इसको नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर इंक्लूड किया था। किसको? इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन को, या किल्ड पोलियो वैक्सीन को, या साक वैक्सीन को। याद रहे। आगे चलते हैं। इसका डोज आपसे पूछा जा सकता है कि कितना डोज इसका देते हैं, तो इसका डोज आपको याद रखना है। कितना डोज देते हैं? तो इसका 1 डोज एट 14 वीक पर, केवल 1 डोज इसका देते हैं। और कब देते हैं? टाइम आपको याद रखना है, 14 वीक्स पर इसका डोज देते हैं। और एक लाइन यहाँ पर लिखी है, 1 डोज इज गिवन ओनली एट 14 वीक, यानी केवल 1 डोज दी जाती है। और कब दी जाती है? 14 वीक पर दी जाती है। यानी आईपीवी के रिगार्डिंग यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आईपीवी जो वैक्सीन है वो कब दी जाती है, तो आपका डायरेक्टली आंसर होगा 14 वीक पर दी जाती हैं। कब दी जाती हैं? 14 वीक पर दी जाती हैं। उसके बाद इसका रूट आपसे पूछा जा सकता है कि आईपीवी जो वैक्सीन है, और आईपीवी के रिगार्डिंग मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ये इनएक्टिवेटेड है और इंजेक्टेबल वैक्सीन है। कैसी वैक्सीन है? इंजेक्टेबल वैक्सीन है। यानी पोलियो वैक्सीन 2 टाइप की वैक्सीन होती हैं, आपने देखा, आपने बताया मैंने आपको। एक ओपीवी होती है, एक आईपीवी होती है। ओपीवी जो कि ओरली दी जाती है, और आईपीवी जो कि इंजेक्टेबल होती है, यानी इंजेक्शन के थ्रू दी जाती है। तो इसका रूट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, रूट आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है और इसका रूट आपको याद रखना है। इंट्रामस्कुलर रूट से दिया जाता है, यानी आईएम रूट से दिया जाता है। और इसके रिगार्डिंग नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो इसका डोज आपसे पूछा जा सकता है कि कितना डोज इसका देते हैं, तो आपका आंसर रहेगा
0.5 ml डोज दिया जाता है। कितना डोज दिया जाता है? 0.5 ml डोज दिया जाता है। याद रहे क्वेश्चंस, याद रहे पॉइंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के रिगार्डिंग। और आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। आगे अपन बात करते हैं इसकी साइट के रिगार्डिंग। आगे अपन बात करते हैं इसकी साइट के रिगार्डिंग कि किस साइट पर ये वैक्सीन दिया जाता है, इसकी साइट क्या है, यानी डोज अपन ने डिस्कस किया, रूट अपन ने डिस्कस किया, और कितने कौन से टाइम पर इसको दिया जाता है वो अपन ने डिस्कस किया। आप बात करते हैं कि इसकी साइट क्या होती है, किस साइट पर दिया जाता है। यानी आईएम तो देते हैं, लेकिन आईएम कौन सी साइट पर देते हैं, तो आपको याद रखना है राइट लेग पर इसको दिया जाता है। कहाँ पर दिया जाता है? जो राइट लेग है आपका, दायां पैर है, वहाँ पर दिया जाता है। वहाँ पर कहाँ दिया जाता है? एंटीरियो लेटरल साइड ऑफ मिड थाई, यानी थाई के ऊपर दिया जाता है। थाई में भी कौन सा सरफेस? एंटीरियो लेटरल, यानी कि बाहरी सरफेस, फ्रंट सरफेस, एंटीरियर सरफेस, और साथ में कौन सा? लेटरल सरफेस। लाइक आप समझ के चले, ये आपकी दोनों थाई हैं, ये आपकी दोनों थाई हैं, ठीक है। ये आपके फुट है और ये आपकी दोनों थाई है। यहाँ पर आपके ये टखने हैं, कौन घुटने हैं। उसके बाद ये आपकी थाई है। तो थाई के अंदर आप देखें तो एक तो फ्रंट सरफेस यानी बाहर का सरफेस है, कौन सी लेग पर दिया जाता है ये भी आपको याद रखना है, राइट पे या लेफ्ट पे। तो जो राइट लेग है उस पर दिया जाता है, और उसकी कौन सी थाई? मिड थाई, यानी ये आपकी थाई है, ये मिड थाई है। उसका एंटीरियरली मतलब फ्रंट सरफेस पे दिया जाता है, और थोड़ा सा लेटरली दिया जाता है, यानी ये मिड पार्ट है, मिड लाइन अपन है, तो इस लाइन से थोड़ा दूर यानी इस साइड पे दिया जाता है, लेटरली दिया जाता है। याद रहे एंटीरियो लेटरल साइड पर इसको दिया जाता है। याद रहे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो IPV वैक्सीन है यानी इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन है, उसका साइट क्या होता है, तो आपको याद रखना है राइट लेग पर यह दी जाती है। और किस साइड पर दिया जाता है, तो आपको याद रखना है एंटीरियो लेटरल साइड पर दिया जाता है, और वो कहाँ पर? मिड थाई यानी थाई पर दिया जाता है, लेग की, राइट लेग की थाई पर, और एंटीरियो लेटरल साइड पर दिया जाता है। याद रहे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है। किसी भी कंडीशंस में क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है इसके रिगार्डिंग, तो याद रहे। आगे चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी नेक्स्ट वैक्सीन की अपन बात करते हैं। और अभी तक हमने डिस्कस किया अपने रोटा वैक्सीन, रोटा वायरस वैक्सीन, उसके बाद IPV वैक्सीन। अब नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं अपन नेक्स्ट वैक्सीन के बारे में डिस्कस करते हैं, दैट इज पेंटावेलेंट वैक्सीन। दैट इज पेंटावेलेंट वैक्सीन, और नाम से मीनिंग निकल रहा है। लास्ट सेशन के अंदर पे अपन ने डिस्कस किया था वैक्सीन के टाइप, किल्ड वैक्सीन, लाइव वैक्सीन, रिकम्बिनेंट वैक्सीन, काफ़ी सारे वैक्सीन अलग अलग तरीके से हमने डिस्कस किए हैं। लास्ट सेशन जरूर देखें, जिसने नहीं देखा है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर इनका PDF वगैरह भी आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको नीचे मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपकी ये PDF वगैरह अवेलेबल है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट वैक्सीन की। नेक्स्ट वैक्सीन है आपके पास पेंटावेलेंट, नाम से मीनिंग निकल रहा है पेंटा मीन्स 5, पेंटा मीन्स 5, यानी 5 वैक्सीन का कॉम्बिनेशन होकर ये वैक्सीन होते हैं, दैट इज नोन एज पेंटावेलेंट, ठीक है। कौन सा? पेंटा मीन्स 5, यानी 5 वैक्सीन का कॉम्बिनेशन होकर एक वैक्सीन बनी हुई है, दैट इज पेंटावेलेंट वैक्सीन। और पेंटावेलेंट वैक्सीन में कौन कौन सी वैक्सीन है वो आपको याद रखना है। पेंटावेलेंट वैक्सीन के अंदर कौन कौन सी वैक्सीन है तो आपको याद रखना है कौन कौन सी वैक्सीन है। तो फर्स्ट वन वैक्सीन है DPT, यानी 3 वैक्सीन ये हो गई DPT। इसके अंदर 3 वैक्सीन होगी, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनस। डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनस 3 वैक्सीन तो ये हो गई, ठीक है। नेक्स्ट वैक्सीन है हेपेटाइटिस B वैक्सीन, यानी हेपेटाइटिस B वैक्सीन है, ठीक है, हेपेटाइटिस B वैक्सीन और हिब वैक्सीन, ये 5 वैक्सीन मिलकर इस पेंटावेलेंट वैक्सीन का फॉर्मेशन करती है, पेंटावेलेंट वैक्सीन का निर्माण करती है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? पेंटावेलेंट वैक्सीन बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? कि इसके अंदर कितने वैक्सीन इन्वॉल्व हैं? 5 वैक्सीन इन्वॉल्व हैं, इसीलिए इसको पेंटावेलेंट वैक्सीन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो याद रखें कितनी वैक्सीन होगी इसके अंदर? 5 वैक्सीन होगी। DPT में 3 वैक्सीन है, रिमेनिंग हेपेटाइटिस B और हिब वैक्सीन है, 5 वैक्सीन से ये मिलकर बनी है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आगे चलते अपन डिस्कस करते हैं इसका जो साइट है, रूट है, वो क्या क्या होता है, वो अपन आगे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं इसका साइट और रूट क्या क्या होता है, याद रखें। तो देखिए इसके अंदर सिंगल IM इंजेक्शन होता है ये, ठीक है, IM इंजेक्शन देते हैं, यानी सीधा सा सिंपल सा आपके सामने है। रूट क्या हो गया इसका? IM रूट हो गया। याद रहे पेंटावेलेंट को किस रूट से देते हैं? तो IM रूट से देते हैं। याद रहे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पेंटावेलेंट वैक्सीन को IM रूट से देते हैं, याद रहे। उसके अलावा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है
कि जैसे आईपीवी वैक्सीन को इन्वॉल्व किया है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में, वैसे ही इसको कब इन्वॉल्व किया, कब इंक्लूड किया नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में? दैट इज योर आंसर इज 2015, 2015 के अंदर इसको इन्वॉल्व किया नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में। ठीक है, याद रहे ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है, स्टार बना सकते हैं। नोट्स प्रिपेयर करिए अपने, ताकि आगे आप फर्दर उनको पढ़ सके। अदरवाइज आपको वीडियो है जो कि चैनल पर अवेलेबल ही रहेगी, ठीक है, तो कभी भी आप इनको देख सकते हैं। और उम्मीद है आपको ये नोट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको अच्छे लगते होंगे और आपको समझ आते होंगे, और आगे इनके रिगार्डिंग आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहेंगे। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जो भी कैंडिडेट देख रहे हैं, जो भी कैंडिडेट्स पढ़ रहे हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगे भी आपको फर्दर जो क्लासेज होती है उनका नोटिफिकेशन मिल सके और आप आगे भी हमारे साथ जुड़ सके। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो जो पेंटावेलेंट वैक्सीन है उसको वो क्या है, इंजेक्टेबल वैक्सीन है, यानी IM रूट इसका होता है। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर ये 2015 यानी 2015 के अंदर इन्वॉल्व की गई। उसके अलावा इसके डोज हैं, तो इसका जो फर्स्ट डोज है वो दिया जाता है 6 वीक पर, सेकंड डोज है वो दिया जाता है 10 वीक पर, और थर्ड डोज है वो दिया जाता है 14 वीक पर। यानी डोज ऑलमोस्ट आप सबने देखा होगा, मोस्टली जो डोज होते हैं वो यही होते हैं। 6 वीक पर देते हैं एक, फिर 10 वीक पर देते हैं, फिर 14 वीक पर देते हैं। इन 3 डोजों को दिया जाता है पेंटावेलेंट में। ठीक है, तो याद रखें 3 डोज दिए जा रहे हैं, 6 वीक पर, 10 वीक पर और 14 वीक पर। तो फर्स्ट डोज, सेकंड डोज और थर्ड डोज देते हैं। याद रहे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है। आगे अपन डिस्कस करते हैं इसका मैक्सिमम एज लिमिट, यानी कब तक इसको दिया जा सकता है, यानी पेंटावेलेंट वैक्सीन को किस एज तक दिया जा सकता है, कब तक इसको दे सकते हैं और किस एज के बाद इसको नहीं दे सकते। तो आपका आंसर होगा 1 ईयर, यानी 1 साल के बाद इस पेंटावेलेंट वैक्सीन को नहीं दिया जाता। यानी इसका मैक्सिमम एज लिमिट आपसे पूछा जा सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिगार्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, तो कितना है एज लिमिट? 1 ईयर, यानी कह सकते हैं 6 वीक पर फर्स्ट वैक्सीन इसका लगाते हैं और 6 वीक के बाद 1 ईयर तक इसको लगा सकते हैं। कितना ईयर तक लगा सकते हैं? 1 ईयर तक इसको लगा सकते हैं, 1 ईयर के बाद इसको नहीं लगाएंगे। ठीक है, याद रहे इस क्वेश्चन को, आंसर आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसकी डोज क्या रहेगी, यानी पेंटावेलेंट वैक्सीन की अपन बात कर रहे हैं, तो पेंटावेलेंट वैक्सीन की डोज क्या रहेगी? तो आपको याद रखना है इसकी डोज 0.5 ml रहती है। कितना रहती है? 0.5 ml रहती है। रूट की यदि अपन बात करें तो इसका रूट होता है IM रूट, इंट्रामस्कुलर रूट इसका होता है। ठीक है, याद रहे रूट होता है इसका इंट्रामस्कुलर यानी IM रूट से दिया जाता है। और साइट की यदि बात करें तो साइट अपने अभी थोड़ी देर पहले देखा, जो IPV वैक्सीन दी जाती हैं उसी तरीके से इसकी साइट होती है, यानी वही एंटीरियो लेटरल साइड होती है मिड थाई की, एंटीरियो लेटरल साइड ऑफ मिड थाई, और सेम साइड है राइट थाई पर, यानी राइट लेग पर ही इसको दिया जाता है। जैसे अभी IPV अपन ने डिस्कस किया था, जैसे IPV के बारे में मैंने आपको बताया था वैसे ही इसको दिया जाता है, सेम साइट रहेगी। ठीक है, एज इट इज सेम, उसमें जो साइड थी एंटीरियो लेटरल साइड ऑफ द मिड थाई, और मिड थाई के अंदर राइट लेग यानी राइट थाई इसका करेक्ट आंसर है, और जैसे उसमें दिया था वैसे ही इसको देते हैं। तो याद रहे पेंटावेलेंट के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में आपको बता दिया गया, आगे से इनको याद रखना है, भूलना नहीं है। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वैक्सीन्स के बारे में डिस्कस करते हैं, और इसके बारे में भी कंटिन्यूसली एग्जाम में क्वेश्चंस आता ही रहता है। मीजल्स वैक्सीन नेक्स्ट वैक्सीन है अपनी मीजल्स वैक्सीन, और मीजल्स वैक्सीन के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो याद रहे फटाफट से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दे, ताकि अदर कैंडिडेट्स को भी इसके रिगार्डिंग बेनिफिट हो सके। तो मीजल्स वैक्सीन के अंदर सबसे फर्स्ट वन आपको याद रखना है कि इसका डोज क्या रहता है, कि कब कब इसका डोज देते हैं। याद रहे ये क्वेश्चंस आपको भूलना नहीं है। ठीक है, तो इसका मोस्टली 2 डोज अपन देते हैं। कितने डोज देते हैं? 2 डोज इसके रिगार्डिंग देते हैं, यानी मीजल्स वैक्सीन के 2 डोज मोस्टली देते हैं। कब कब देते हैं? एक तो 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद, उस 12 मंथ के बीच के अंदर, यानी कि 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद 12 मंथ, यानी 9 मंथ और 12 मंथ के बीच में, यानी इनके बीच के अंदर, इनके मध्य, इनके बिटवीन, इस टाइमिंग के बिटवीन आपको फर्स्ट डोज दिया जाना होता है। याद रहे एक 9 मंथ से 12 मंथ के बीच में आपको डोज देते हैं, और अपन एवरेजन कह सकते हैं कि 10 मंथ पर ये डोज अपन दे देते हैं। कब दे देते हैं? 10 मंथ पर ये डोज दे देते हैं। याद रहे
9 मंथ कंप्लीट होने के बाद 12 मंथ के पहले, यानी 9 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद 12 मंथ होने से पहले ये वैक्सीन आपको लगाना होता है। यानी कह सकते हैं अपन एवरेजन यदि अपन कह सकते हैं तो अराउंड 10 मंथ के अराउंड आपको ये वैक्सीन लगाना होता है। और इस वैक्सीन का एक डोज है जो कि लगाना होता है, ठीक है। यानी फर्स्ट डोज है वो कब लगाते हैं, 9 मंथ से लेकर 12 मंथ के बीच में। वहीं पर सेकंड डोज की यदि अपन बात करें तो सेकंड डोज इसका लगाते हैं 16 मंथ कंप्लीट देन 24 मंथ, यानी 16 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं और 24 मंथ के बीच में लगाते हैं। याद रहे ये पॉइंट आपको, दोनों डोज के रिगार्डिंग आपको याद रखना है। फर्स्ट डोज लगाते हैं 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद, कब लगाते हैं, 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद और 12 मंथ के बीच में। सेकंड डोज लगाते हैं 16 मंथ कंप्लीट होने के बाद और 24 मंथ होने के बाद, यानी कि 2 साल होने से पहले, 2 वर्ष 2 ईयर होने से पहले इस वैक्सीन को लगा देते हैं। यानी 16 मंथ से लेकर 16 महीने से लेकर 24 महीने के बीच में ये सेकंड डोज लगाया जाता है, ठीक है। सेकंड डोज लगाया जाता है। और उसके अलावा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस याद रखना है कि मीजल्स के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट होती है दैट इज़ 5 ईयर। कितना, 5 ईयर, यानी 5 साल तक मीजल्स का वैक्सीन लगा सकते हैं। 5 साल के बाद मीजल्स का वैक्सीन है नहीं लगाते हैं। नॉर्मली आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और आपसे क्वेश्चंस इसके रिगार्डिंग पूछा जा सकता है, तो याद रहे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, मीजल्स वैक्सीन का डोज कितना होता है। मीजल्स वैक्सीन का जो डोज है वो कितना होता है, दैट इज़ योर आंसर इज 0.5 ml डोज होता है। कितना डोज, 0.5 ml होता है। मीजल्स के रिगार्डिंग जो डोज की बात की जा रही है दैट इज़ योर आंसर 0.5 ml डोज दिया जाता है, ठीक है। ये ड्राइड वैक्सीन है। इसको डाइल्यूट करने के लिए कौन सा सॉल्यूशंस यूज़ करते हैं, ये भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा हुआ है कि मीजल्स वैक्सीन को डाइल्यूट करने के लिए कौन सा सॉल्यूशन यूज करते हैं, दैट इज़ योर आंसर इज स्टीराइल वाटर, ठीक है। याद रखें, जैसे बीसीजी को डाइल्यूट करना होता है वैसे ही इसको डाइल्यूट करना होता है। बट बीसीजी को डाइल्यूट करने के लिए नॉर्मली मैंने आपको बताया था NS यानी नॉर्मल सेलाइन या फिर सोडियम क्लोराइड यूज़ करते हैं, ठीक है। बीसीजी वैक्सीन को डाइल्यूट करने के लिए सोडियम क्लोराइड या नॉर्मल सेलाइन यूज करते हैं, लेकिन मीजल्स वैक्सीन को डाइल्यूट करने के लिए स्टीराइल वाटर का यूज करते हैं। याद रहे, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके इस एग्जाम्स के रिगार्डिंग, और जैसे भी कोई भी एग्जाम्स होते हैं तो उनके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। याद रहे, बीसीजी वैक्सीन को डाइल्यूट किससे करते हैं, तो आपका आंसर रहेगा नॉर्मल सेलाइन या फिर सोडियम क्लोराइड। लेकिन मीजल्स वैक्सीन को आपको डाइल्यूट करना है तो आपका आंसर रहेगा स्टीराइल वाटर। याद रहे। आगे चलते हैं, इसकी रूट की अपन बात करते हैं। डोज अपन ने बात कर लिया। डोज अपन ने बात की, डोज कितना देते हैं, 0.5 ml डोज इसकी देते हैं। अब यदि रूट की अपन बात करें तो इसका रूट सबक्यूटेनियस दिया जाता है। याद रहे, रूट कौन सा दिया जाता है, सबक्यूटेनियस दिया जाता है। और इसकी साइट है जो कि राइट अपर आर्म है, ठीक है। याद रहे, कंफ्यूजन यहाँ से आपका हो सकता है। साइट कौन सी है, राइट अपर आर्म है। आपने बीसीजी के रिगार्डिंग पढ़ा होगा, बीसीजी के रिगार्डिंग मैंने आपको बताया था, तो उसके अंदर साइट कौन सी है, लेफ्ट अपर आर्म। बीसीजी के रिगार्डिंग मैंने आपको बताया था, यदि आपने ध्यान से पढ़ा हो तो आपने देखा था और मैंने आपको बताया था। बीसीजी के रिगार्डिंग यदि अपन ने बात की थी तो वहाँ मैंने जो साइट बताई थी आपसे, तो कहा था कि लेफ्ट अपर आर्म पे लगाते हैं। कौन से आर्म पर, लेफ्ट अपर आर्म पे लगाते हैं। उसका रूट सेम मैंने क्या बताया था, उसका रूट मैंने बताया था कि जो बीसीजी वैक्सीन दिया जाता है दैट आईडी यानी इंट्राडर्मल रूट से दिया जाता है, बट मीजल्स को सबक्यूटेनियस रूट से दिया जाता है। और साइट कौन सी रखते हैं, राइट अपर आर्म रखते हैं। बट बीसीजी के अंदर लेफ्ट अपर आर्म रखते हैं। दोनों के अंदर कन्फ्यूजन नहीं रखना है आपको फ्रेंड्स, दोनों के अंदर आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना है, क्योंकि मीजल्स हैं उसको राइट अपर आर्म पर लगाया जाता है, जबकि बीसीजी को लेफ्ट अपर आर्म पर लगाया जाता है। मीजल्स का जो रूट होता है दैट इज सबक्यूटेनियस रूट होता है, लेकिन बीसीजी का जो रूट होता है दैट इज इंट्राडर्मल रूट होता है। तो इनके रिगार्डिंग बिल्कुल भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। दोनों के बीच में आपको डिफरेंस लेकर चलना है और डिफरेंस को याद रखना है आपको कि किस तरीके से ये लगाए जाते हैं। दोनों के बीच में आपको डिफरेंस बताया मैंने। उसको डाइल्यूट यानी बीसीजी वैक्सीन को डाइल्यूट करने के लिए आप नॉर्मल सेलाइन या फिर सोडियम क्लोराइड यूज़ करते हैं, लेकिन मीजल्स को डाइल्यूट करने के लिए आप स्टीराइल वाटर का यूज़ करते हैं।
BCG वैक्सीन का जो रूट होता है वो ID रूट होता है और मीजल्स का रूट होता है वो SC रूट होता है। कौन सा रूट? SC रूट होता है। BCG की जो साइट होती हैं वो होती है लेफ्ट अपर आर्म, लेकिन मीजल्स की जो रूट होती हैं, मीजल्स की जो साइट होती हैं वो राइट अपर आर्म होती हैं। तो आप डिफरेंस लेकर चले, इनमें कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट इनके बीच में कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखना है, याद रखना है, सारे पॉइंट आपको मुंह पर होना चाहिए। कभी भी आपसे यदि इनके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इनके रिगार्डिंग सही से अपना आंसर कर सके। तो याद रहे, बिल्कुल आपको डिफ्रेंशिएट करके इनको चलना है। और उम्मीद है यहाँ तक आप सबको समझ आ गया होगा। अभी तक जो वैक्सीन सबने पढ़ी है वो आपको समझ आ गया होगा। और आगे चलते अपन नेक्स्ट वैक्सीन्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आगे भी आपको नोटिफिकेशन पहुंचा जा सके और आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके, जिससे आगे भी आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रह सके और आगे ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ते रहें। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट वैक्सीन के रिगार्डिंग। और नेक्स्ट वैक्सीन है आपके सामने जापानीज एन्सेफेलाइटिस वैक्सीन। जापानीज एन्सेफेलाइटिस वैक्सीन, ठीक है। और जापानीज एन्सेफेलाइटिस वैक्सीन के रिगार्डिंग आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग आपसे पूछा जा सकता है कि ये नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर इंक्लूडेड हैं, ठीक है। याद रखना है आपको। इसकी डोज है, जो कि क्या डोज होती है, तो इसकी 2 डोज सेम डोज है, 2 डोज है इसकी सेम डोज है। जैसे कि मीजल्स के अंदर डोज होती है, मीजल्स अभी रिसेंटली अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा कि 2 डोज देते हैं। एक तो 9 मंथ से लेकर 12 मंथ के बीच में एक डोज तो देते हैं, यानी पहली जो डोज देते हैं वो 9 मंथ से लेकर 12 मंथ के बीच में 1 डोज देते हैं। दूसरी जो डोज देते हैं वो 16 मंथ से लेकर 24 मंथ तक दूसरी डोज देते हैं। यानी दोनों डोज आपको याद रखनी है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी कि 2 डोज देते हैं। जैसे मीजल्स के अंदर डोज देते हैं, वैसे ही जापानीज एन्सेफेलाइटिस के अंदर भी 2 डोज देते हैं। पहली डोज 9 मंथ से 12 मंथ के बीच में देते हैं, दूसरी डोज है जो कि 16 मंथ से 24 मंथ यानी 16 महीने से लेकर 24 मंथ के बीच में ये देते हैं। तो दोनों डोज आपको याद रखनी है। ये भी ड्राइड फॉर्म में अवेलेबल है, ये भी ड्राइड फॉर्म के अंदर अवेलेबल है। और इसके लिए भी जो डाइल्यूट यूज़ करते हैं वो फॉस्फेट बफर यूज़ करते हैं, याद रहे। अब क्वेश्चंस में आपको डिफ्रेंशिएट रखना है कि मीजल्स को डाइल्यूट करने के लिए स्टीराइल वाटर यूज़ करते हैं, BCG को डाइल्यूट करने के लिए नॉर्मल सलाइन सोडियम क्लोराइड यूज़ करते हैं, बट जो जापानीज एन्सेफेलाइटिस हैं उसको डाइल्यूट करने के लिए फॉस्फेट बफर का यूज करते हैं। याद रहे, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। और एक क्वेश्चंस जो नेक्स्ट आपकी लाइन में लिखा हुआ है वो भी आपको याद रखना है कि यूज विद इन 2 आवर आफ्टर द डाइल्यूटेड, यानी जैसे ही इसको डाइल्यूट कर लेते हैं, जैसे ही इसको एक बार डाइल्यूट करते हैं तो डाइल्यूट करने के बाद विद इन 2 आवर इसको यूज करना होता है, अदरवाइज ये खराब हो जाती है और फिर इसको एडमिनिस्टर नहीं कर सकते। यानी विद इन 2 आवर इसको यूज करना होता है। दैट इज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्वेश्चंस। याद रहे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्वेश्चन के अंदर ये पूछा जा सकता है कि जापानीज एन्सेफेलाइटिस को यूज करने के बाद कितने टाइम के अंदर अंदर उसको यूज करना होता है, उसके बाद उसको यूज नहीं कर सकते, यानी इट मीन्स डिस्कार्ड करना पड़ता है। तो आपको याद रखना है 2 आवर के बाद उसको यूज नहीं कर सकते, याद रहे। आगे चलते हैं, यहाँ तक आप सबको समझ आ गया होगा। आगे चलते अपन बात करते हैं इसके डोज की रिगार्डिंग। इसके डोज के रिगार्डिंग अपन बात करते हैं तो इसकी डोज होती हैं 0.5 ml। कितना डोज होता है इसका? 0.5 ml डोज होता है। रूट की यदि अपन बात करें तो सबक्यूटेनियस रूट से इसको दिया जाता है। साइट की यदि अपन बात करें तो लेफ्ट अपर आर्म पर दिया जाता है, यानी जिस साइड पर आपको BCG वैक्सीन लगाते हैं उसी साइड पर इसको दिया जाता है। बट याद रहे, BCG वैक्सीन को ID रूट से दिया जाता है, इस वैक्सीन को SC यानी सबक्यूटेनियस रूट से दिया जाता है। बस डिफरेंस आपको रखना है, हर वैक्सीन के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होता है, डिफरेंस आपको रखना है। जो भी डिफरेंस उसके रिगार्डिंग है मिक्सअप नहीं करना है, नहीं तो आपके कंपेटिटिव एग्जाम्स में या अदर एग्जाम में आपको जो भी क्वेश्चन आता है वो गलत हो जाता है। तो डिफरेंस आपको लेकर चलना है। हर वैक्सीन के लिए मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ कि क्या क्या डिफरेंस उसके अंदर हो सकता है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब अपन बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है कि मैक्सिमम एज लिमिट, किसकी एज लिमिट क्या पढ़ रहे हैं अभी अपन?
मैक्सिमम एज लिमिट आपसे पूछी जा सकती हैं। जापानीज एंसेफेलाइटिस वैक्सीन हम पढ़ रहे हैं और जापानीज एंसेफेलाइटिस वैक्सीन को कितनी एज तक दे सकते हैं, दैट इज योर आंसर 15 ईयर तक इसको दे सकते हैं, यानी 15 वर्ष तक इस वैक्सीन को दे सकते हैं, उसके बाद इसको नहीं देंगे। यानी मैक्सिमम एज लिमिट है इसकी, फिक्स एज लिमिट है 15 ईयर्स। किसकी बात कर रहे हैं अपन? जापानीज एंसेफेलाइटिस वैक्सीन की बात कर रहे हैं। एज लिमिट है 15 ईयर। याद रहे, क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के रिगार्डिंग, और उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा। आगे चलते अपन नेक्स्ट वैक्सीन के बारे में डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट वैक्सीन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके रिगार्डिंग है काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आया हुआ है। दैट इज़ वैक्सीन, नेक्स्ट वैक्सीन है आपके सामने विटामिन ए वैक्सीन। काफ़ी इंपॉर्टेंट वैक्सीन है और आपको याद रखना है, क्या करना है, याद रखना है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो इसके रिगार्डिंग सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके सामने यही है कि इसको किस एज तक दे सकते हैं, यानी इसका मैक्सिमम एज लिमिट यदि आपसे पूछा जाए तो आप कह सकते हैं कि इसको 5 साल यानी 5 ईयर तक दे सकते हैं, उसके बाद इसको नहीं देते हैं। ठीक है, यानी 5 ईयर तक इसको कंटिन्यू देते हैं। ठीक है, कब देते हैं? कंटिन्यू देते हैं। याद रहे 5 ईयर तक, 5 ईयर तक इसको कंटिन्यू रखते हैं। पहला डोज देते हैं 9 मंथ पर, पहला डोज इसका देते हैं 9 मंथ पर, दूसरा डोज इसका देते हैं 18 मंथ पर, यानी पहले और दूसरे डोज के बीच में जो डिफरेंस है यहाँ पर वो अप्रोक्स 9 मंथ का डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है? 9 मंथ का डिफरेंस है। उसके बाद थर्ड डोज से लेकर नेक्स्ट 5 ईयर तक जो डोज देते हैं उनके बीच में डिफरेंस रहता है 6 मंथ का। याद रहे, स्टार्टिंग में जो डिफरेंस रहेगा 2 डोज के बीच में, यानी फर्स्ट और सेकंड डोज जो देंगे अपन, उनके बीच के अंदर, उनके मध्य जो डिफरेंस रहेगा वो रहेगा 9 मंथ का। कितना? 9 मंथ का डिफरेंस रहेगा। उसके बाद कंटिन्यू 5 ईयर तक इसके डोज लगते हैं, एवरी 6 आवर यानी एवरी 6 मंथ इसके डोज लगते हैं। ठीक है, तो याद रखना है, पहला डोज इसका 9 मंथ पर देते हैं, पहला डोज 9 मंथ पर देते हैं, दूसरा डोज 18 मंथ पे, इनके बीच में डिफरेंस रहेगा वो 9 मंथ का रहेगा। उसके बाद इसको 5 ईयर तक कंटिन्यू करते हैं, यानी 5 साल तक इसको कंटिन्यू देते हैं। यानी नेक्स्ट आगे बात करते हैं तो डिफरेंस रहेगा हर वैक्सीन के रिगार्डिंग, तो वो 6 मंथ का डिफरेंस रहेगा। यानी हर 6 मंथ वैक्सीन दी जाती हैं। थर्ड डोज दिया जाता है 24 में, फिर नेक्स्ट डोज देते हैं 30 मंथ में, नेक्स्ट डोज देते हैं 36 में, फिर 42 में, फिर 48 में, फिर 54 के अंदर, और उसके बाद 60 मंथ पर। ठीक है, 60 मंथ पर, यानी कि 6 मंथ का इंटरवल रखते हुए 5 ईयर तक आपको ये देनी होती हैं। तो याद रहे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यानी एज लिमिट क्या हो सकती है या एज लिमिट क्या होती हैं। तो कंटिन्यू 5 ईयर तक देते हैं, और स्टार्टिंग की जो 2 डोज देते हैं वो देते हैं, एक डोज देते हैं 9 मंथ पर, दूसरा डोज देते हैं 18 मंथ पर, यानी कि 2 डोज, स्टार्टिंग जो 2 डोज होती हैं उनके बीच का जो डिफरेंस होता है, मध्य जो डिफरेंस होता है वो 9 मंथ का होता है। उसके बाद कंटिन्यूअसली 5 ईयर तक इसको देना होता है, और एवरी 6 मंथ में देना होता है, यानी 6 मंथ का इंटरवल बाद में रखा जाता है, और 5 ईयर तक उसको देना होता है। यानी 5 ईयर यानी कह सकते हैं 60 मंथ तक उसको देना होता है कंटिन्यूअसली 6 मंथ के इंटरवल पर। याद रहे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट आगे इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसके डोज के रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है इसके डोज के रिगार्डिंग, यानी फर्स्ट डोज इसका कब देते हैं और कितना देते हैं। तो डोज मैंने आपको बता दिया पहले कि कब देते हैं। तो फर्स्ट डोज 9 मंथ में देते हैं, सेकेंड डोज यानी सेकेंड से लेकर लास्ट तक 5 ईयर तक जो डोज देते हैं वो कितना देते हैं, वो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। केवल पहला डोज है जो कि 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं, यानी कह सकते हैं 1 ml देते हैं। और इसके रिगार्डिंग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 9 मंथ का कोई बेबी है, 9 मंथ का कोई चाइल्ड है, उसके अंदर आप विटामिन ए का डोज कितना रखेंगे। तो देखिए, याद रहे 9 मंथ तक, अप टू 9 मंथ तक डोज रहता है 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। 9 मंथ के बाद इसका जो डोज होता है वो बढ़ जाता है, और वो डोज कितना होता है 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, यानी 2 ml देते हैं। याद रहे, पहला डोज
जो कि 9 मंथ पर देते हैं, यानी 9 मंथ पर इसका जो डोज होता है वो होता है 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। और फर्स्ट डोज के बाद में जितने भी डोज लगाते हैं अप टू 5 ईयर तक सभी डोज के अंदर इसका जो डोज होता है, सभी डोज के अंदर इसका जो डोज होता है वो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट होता है, यानी 2 ml होता है। याद रहे, क्वेश्चंस काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ है तो याद रहे इसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। कम्पिटेटिव एग्जाम्स में काफ़ी बार रिपीट हुआ है कि कोई 9 मंथ का बेबी है तो उसको वैक्सीन के अंदर कितना डोज लगाएंगे, तो 9 मंथ तक मैंने बताया 9 मंथ को फर्स्ट डोज इसका लगाते हैं और दैट इज अमाउंट की यदि अपन बात करें तो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं। और फर्स्ट डोज के बाद जितने भी डोज लगाते हैं अप टू 5 ईयर, दैट इज योर आंसर इज 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। यहाँ तक आप सबको याद रखनी है। उसके अलावा इसका रूट आपसे पूछा जा सकता है, तो विटामिन ए वैक्सीन का जो रूट होता है वो आप याद रहे ओरल रूट से इसको दिया जाता है। किस रूट से दिया जाता है? ओरल रूट से दिया जाता है, भूलना नहीं आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के रिगार्डिंग, तो ओरल रूट से इसको दिया जाता है। और उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया होगा, जो अभी तक हमने डिस्कस किया वो समझ आया होगा। और आज हमने डिस्कस किया, आज हमने कौन कौन सी वैक्सीन डिस्कस की, तो आज इस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस की रोटा वायरस वैक्सीन, रोटा वायरस वैक्सीन के बाद आईपीवी वैक्सीन, आईपीवी वैक्सीन के बाद हमने डिस्कस की पेंटावेलेंट वैक्सीन, देन मीजल्स वैक्सीन, देन जापानीज इंसेफेलाइटिस वैक्सीन और देन विटामिन ए वैक्सीन अपन ने डिस्कस की। रिमेनिंग वैक्सीन को अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। उम्मीद है यहाँ तक आपको जो भी वैक्सीन और वैक्सीनेशन के रिगार्डिंग, इम्यूनिटी के रिगार्डिंग अभी तक हमने डिस्कस किया वो आपको समझ आया होगा। और इसी उम्मीद के साथ आज की सेशन को हम यहीं पर फिनिश करेंगे। मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन के अंदर बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए पढ़ते रहे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा करें लाइक शेयर। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आगे भी आपको इनके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन पहुंच सके और आगे भी आप हमारे साथ जुड़कर ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का बेनिफिट ले सके। तो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहे, अपनी तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखें। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो।